ये रिकॉर्ड कहाँ होगा? क्लाउड पे आपने क्लाउड पे किया? क्लाउड पे थोड़ी होगा, नहीं, आपके कंप्यूटर मेरे सिस्टम लोकल पे होना होगा। चाहिए रिकॉर्ड, लोकल होगा। हाँ लोकल हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चले 5 बता दीजिए एक बार। A test particle is moving in a circular orbit. Identify the correct relation. ठीक है ना? तो यहाँ mv²/r को कौन दे रहा है? सॉरी, फील्ड प्रोड्यूस बाय मास डेंसिटी। तो पहले अपन निकालेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे किसी भी r डिस्टेंस पे फील्ड क्या आएगा। तो गॉस लॉ लगा ले, G.ds इज इक्वल टू m/ε। याद आया? m इनसाइड, तो इंटीग्रेशन से होगा। तो हम इसको या सीधे फॉर्मूला लगा लें gm इनसाइड बाय r², लेकिन m इनसाइड इंटीग्रेशन से निकलेगा। डेंसिटी क्या है? k बाय r², 4πr² dr। लिमिट 0 से स्मॉल r। कोई दिक्कत? तो बड़ी अच्छी बात है। g इंटू k इंटू 4π/r, ये ग्रेविटी आ गई। और mg ही mv²/r प्रोवाइड कर रहा है इसको, ये तो कांस्टेंट आ गया। g k 4π/r mv²/r। हाँ कांस्टेंट ही है। तो वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट, ऑर्बिटल स्पीड आ गई कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड है 2πr/v प्रोपोर्शनल टू r, t/r कांस्टेंट। क्लियर? ये गॉस लॉ लगाया हमने। हाँ जैसे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सीधे आंसर था gm इनसाइड बाय r², सिलेंड्रिकल का 2g लैम्डा इनसाइड बाय r। आया समझ में? तो स्फेरिकल का ये, सिलेंड्रिकल का ये, सीधे सीधे आंसर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। 6 और 7 कोई बताना है? पक्का? 6 वाले में कंटेन्स आइडियल स्प्रिंग टू डैश नैरो ग्रुप बिफोर कमिंग r/2। ठीक है, तो ये यहां पे जाके इसको रुकना है। और इनिशियल कंडीशन क्या है? शायद ये इधर है, r डिस्टेंस पे। सॉरी, स्पीड पूछी है क्या कि रेस्ट से छोड़ा? रिलीज। ठीक है, तो ये नेचुरल लेंथ थी। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास कितनी है? -gmm/2r प्लस काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0। फाइनली जब ये यहाँ गया तो gmm/2r³ r² - 3r²। 3r²। ओके हाँ, फॉर्मूला उल्टा लगाया मैंने। 2r³। ठीक है, और क्या है? प्लस हाफ kx²। और कंप्रेशन कितने का हुआ? r/2 का। ये इक्वेशन यूज करनी है, हो गया काम खत्म। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नहीं आई, इनिशियल और फाइनल दोनों ही 0 है, बीच में आई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाएगा? हाँ, इसी में अगर मैक्सिमम स्पीड पूछा होता तो मैक्सिमम स्पीड पहले हम निकालते कहाँ होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 होगा। तो जहां पे नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, तो अगर यहाँ x कंप्रेशन पे मैक्सिमम स्पीड होगी तो ये kx और ग्रेविटी का gm/r³ इंटू m इंटू x, ये दोनों कटने चाहिए। ये क्या है? दोनों ही x नहीं, एक x है, एक r - x है। अब ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि यहाँ सेंटर से डिस्टेंस r - x लेंगे ग्रेविटी के कैलकुलेशन के लिए, तो इससे x मिल जाएगा। और अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। आया समझ में? यस। सर
सर अगर पूछा होता तो। चलो 7th सर फिफ्थ वाले में जो डाउट था बोलो। उसमें हाँ। एक आर तो रेडियस हमारा उसी जो जो जी फोर्स लगा ली उसका आर है और दूसरा हमारा कितने डिस्टेंस पे है बट उन्होंने दोनों आर को सेम मान लिया। नहीं, डिस्टेंस और वो सेम ही है, एक ही आर है, आर पे ही घूम रहा है ना। तो फिर ये जो बॉडी है उसका भी तो रेडियस होगा उसकी कुछ। क्या जरूरत पड़ेगी, हमें तो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए ना। अरे ये तो फील्ड है जो उसके- इनफाइनाइट स्पेस में है, वो फील्ड इनफाइनाइट स्पेस में है, बॉडी तो कहीं खत्म ही नहीं हुई, समझ गया ना। ओके सर ठीक है। पॉइंट मास नहीं है, ये हाँ। फील्ड है जो इनफाइनाइट स्पेस में बना हुआ है, ठीक है ठीक है। जी। चलो 6 7 हो गया, 8th 9th। 9th सर ये 9th ग्राफ पे नहीं। चल रहा है, जो सॉल्यूशन वाला चेन्नई ग्राफ में नीचे जाएगा। दिया है, ओके, वो ग्राफ कहीं गड़बड़ है। हाँ सॉल्यूशन वाला अच्छा अच्छा 1/r पार्टिकल का की होना चाहिए डेंसिटी, था। क्योंकि हाँ स्पीड पूछी है, वो जी का ग्राफ बना है, ग्राफ ही नहीं बनाया। हाँ वो जी का बना। मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट आर हम तक। टेस्ट मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पार्टिकल, इट्स स्पीड, तो पहले बनेगा हाफ mv², तो gmm/r माइनस gmm/इंफिनिटी, तो ये वेलोसिटी आएगी 1/√r पे, ठीक है। अब क्या पूछा है, इज अ मास डेंसिटी रो नॉट, द टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन के लिए, ओके, तो सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड, तो r 0 से, तो 0 से r के बीच में mv²/r इज इक्वल टू कितना, GM रो r inside। बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r हाँ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट वेलोसिटी डायरेक्टली v direct प्रोपोर्शनल, relation to r। और r अगर उसके r बाद से बड़ा है तो mv²/r इज इक्वल टू, 1/√r। प्रोपोर्शनलिटी तो निकालने कौन दिमाग लगे, gm/r², तो v 1/√r पे डिपेंड कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा, नहीं वो कर चेन्नई रहा में ना, करेक्ट। एक मिनट, सॉल्यूशन वाला जो दिया है सॉल्यूशन में तो सिर्फ जी बना के छोड़ दिया है, हाँ जी और स्पीड r निकाली ना। नहीं, निकाला है, निकाली स्पीड तो निकाली है, लेकिन आगे नीचे निकाला। ग्राफ नहीं बनाया, ग्राफ ये, हाँ टीम नहीं माना ठीक है। सर हो गया? ये मास डेंसिटी जब 0 क्यों दी है r ग्रेटर देन r के लिए? तो मास सिर्फ यहीं तक है ना, मास नहीं एग्जिस्ट कर यहाँ मास बाहर नहीं है ना, एक स्फीयर हाँ, है, ये कुछ और अच्छा। नहीं, स्फीयर है रेडियस आर का, लेकिन उसके अंदर बॉडी अंदर भी घूम सकती है और बाहर भी घूम सकती है, ऐसा है, अच्छा तो आपने वो जो रूट v की प्रोपोर्शनैलिटी निकाली थी वो बाहर के लिए निकाली? बाहर के लिए, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ले। हो गया, हाँ पक्का सर समझ में वैसे आ गया। सॉलिड स्फीयर में क्या तो बीच में 3/2 kq/r² लगा सकते हैं पोटेंशियल के लिए 3/2 kq²/r। वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला हाँ यही लग q²/r, ये है फॉर्मूला, मतलब इसकी एनालॉजी से ये पूरी एनालॉजी काम करती है ना, ये तो सब ये तो कुछ ही लगा काम करता है, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, हाँ गॉस लॉ से। समझ गए, के क्यू की हाँ, जगह सब बस समझ जीएम गए। लिख देना, गॉस लॉ भी काम करता है तो सब कुछ ही काम करेगा ना, बस पोटेंशियल में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है, अट्रैक्टिव होता है हमेशा, इसलिए। तो बताना है क्या, नहीं चलो 11th, चलो वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज r, रेडियस इज r, आ गया पक्का, हाँ चला यस सर। बस ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, mv²/r को 2g λ/r, डेंसिटी को चेंज करना है ऑप्शन, लैम्डा निकालना था बस उसके लिए। ओके और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो लैम्डा इंटू dx इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर, ठीक है। हम करेगा
आ गया समझ में? हाँ एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, मतलब नीरज ने तो ऐसे मान लिया तो अरे जब एक ही सर्कल में घूम रहा है तो एनर्जी तो वैसे ही कंजर्व है, किन दो की बराबर की? सर्किल में घूम रहा है, ऐसा एक्सिस पे घूम रहा है। अरे सर्कल में घूम रहा है, हाँ ठीक है, तो फिर आंसर तो सर्कुलर infinite। ऑर्बिट लिखा तो है ये देख। अरे सिंपली ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी ग्रेविटी इस तरह अट्रैक्टिव होती और इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे। आ गया समझ? समझ गया, आंसर बताइए भाई आप। चलो 12th बॉम्बे। हो गया, कोई बताना है इसमें? इसका आंसर क्या? इसमें फोर्थ वाले में देखो, सेंटर ऑफ मास थर्ड वन। देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो पहले में तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, मास एम ग्रेविटेशन है, दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तीसरे में लिक्विड इज विस्कस एंड इज फॉलिंग इन वेरी लॉन्ग, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ड्रैग है। बाकी में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक बढ़ नहीं रही तो है, ये पोटेंशियल गिर रही नीचे जा रहा है, ये कैसे बोला? है। लिखा तो डेंसिटी ऑफ बॉल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो ना। ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी ना, अरे डेंसिटी ऑफ बॉल की बॉल डेंसिटी, ज्यादा। हाँ तो बॉल की डेंसिटी डूब नहीं जाएगी, बॉल की डेंसिटी ज्यादा है तो। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। बोथ द चार्जेस आर फ्री टू मूव, तो वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। तो चेन्नई होगा ना सर फिर? चेन्नई अब आएगा देखो, इसका तो। चेन्नई आएगा सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, तो पहले का आंसर 2 डिक्रीजेस, हाँ 2, और दूसरे का आंसर 1। दूसरे का आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। फोर्थ आएगा। आगरा तो और गलत भी है, आ सकता है, क्योंकि वन और इसमें फोर दोनों ये आ तो सकता है। ऑक्सीलेट करेगा, यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बोला था। कंटिन्यूअसली फोर वर्ड है में- ना, तो 1 नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वो वन गलत हो कंटिन्यूअसली गया। बताएगा। अब ये 2 3 तीसरे वाले में मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज क्यों बोला? विस्कस पोटेंशियल विस्कस फोर्स की वजह से। विस्कस फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 आएगा इसका आंसर, तो यहाँ तक सही है। लास्ट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस 3, सी है आंसर। सी है सर, वही हाँ, दिया है। सी, पता नहीं कैसे। ठीक है। हाँ। दिया है मतलब कहाँ दिया है इसका आंसर? दिया नहीं है। सी, सही ठीक। आंसर है। चलो 13 14 चल है। कोई सा? नहीं सर, ये जो 14 का बी पार्ट है ना, उसमें जस्ट आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। पहले 13 में कोई दिक्कत है? चेन्नई 13 का चेन्नई। चेन्नई पार्ट। चेन्नई टोटल मैकेनिकल एनर्जी Constant है ये तो तो zero। कांस्टेंट है ना, हाँ वही तो। कांस्टेंट है, नहीं लगाएंगे, पीरियोडिक देखते नहीं कहेंगे ना। हैं। एक्सीलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, आगरा बिल्कुल सही है। अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, नहीं उल्टा है, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेंस कांस्टेंट इन डायरेक्शन, ये होना चाहिए, तो बॉम्बे गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी गलत है, आगरा ओनली। यस सर। मैग्नीट्यूड भी बॉम्बे में मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा ना। किसका? एंगुलर मोमेंटम लिखा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है, मैंने एंगुलर वेलोसिटी से हाँ हाँ। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ओके, दोनों। एंगुलर मोमेंटम में सब कुछ कांस्टेंट आएगा, वही तो, बॉम्बे फिर भी गलत है। आगरा ओनली, ठीक है। सर आगरा में इसमें सिर्फ दो देखो, एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी और टोटल एनर्जी, ये 3 चीजें कांस्टेंट निकली थी, बाकी सब कुछ वेरिएबल था। ओमेगा, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब वेरिएबल थे, ठीक है। तो 13 का आगरा ओनली। 14 में से 13 के आगरा में अगर 14 का बॉम्बे। टुवर्ड्स अर्थ है, बॉम्बे नहीं हाँ। होगा। बॉम्बे गलत है। उसमें टुवर्ड्स जस्ट सेंटर, एक मिनट, 13 में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर नहीं लिखा है, तो अर्थ की तरफ ही तो आएगा हमेशा, ये देखो। हाँ हमेशा नेट फोर्स। सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर लिखा होता तो गलत था, सेंटर ऑफ अर्थ लिखा है, मतलब फोकस। हाँ
14 बॉम्बे गलत है, आगरा दिल्ली है। देखता हूँ. Consider two satellite A and B of same circular but in opposite sense as shown. The satellite undergo a collision which is perfectly inelastic. For this situation, तो चिपक के मर नहीं गए दोनों. मासेस अलग अलग है, वही तो। मासेस भी सेम है, दोनों रुक जाएंगे, Same है। नीचे गिर जाएंगे वो तो. हाँ वही है। हाँ वही हो रहा है। क्योंकि 2m ऐसे गिर जाएगा फिर तो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, मोमेंटम कट जाएगा. तो टोटल एनर्जी जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, तो टोटल एनर्जी है -gmm/2r का ट्वाइस. बिल्कुल और? सही आग्रह. टोटल हाँ, एनर्जी सही। ऑफ 2 सैटेलाइट प्लस अर्थ सिस्टम, तो बॉम्बे नहीं हो सकता. टोटल एनर्जी ऑफ 2 सैटेलाइट प्लस, फिर चेन्नई भी वही है. तो वो उसमें एक जस्ट आफ्टर कोलिजन होना चाहिए एक था जस्ट बॉम्बे आफ्टर में। कोई होना चाहिए था. हाँ देखते बॉम्बे हैं. वाले। कंबाइंड मास विल फॉल टुवर्ड्स अर्थ, शायद बॉम्बे में जस्ट आफ्टर होगा. बॉम्बे में दिल्ली। देखते हैं एनर्जी कितनी होगी, -gm2m/r. पोटेंशियल हाँ, बॉम्बे। और काइनेटिक 0 जस्ट आफ्टर, तो एनर्जी का लॉस हुआ. हाँ। तो बॉम्बे में जस्ट आफ्टर कर लो, तो अब एबीडी हो जाएगा. जस्ट आफ्टर कर लो. हाँ क्या हो गया जयवीर, बोलो. सर इन दोनों का जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनके आपस की एनर्जी क्यों मिली अपने वैसे यहाँ? किसकी? स्मॉल नेग्लेक्ट मार दी, जो दोनों है ना, नेग्लेक्ट मार दी. नेग्लेक्ट क्यों? आर तो बहुत छोटा हुआ ना उनके बीच का डिस्टेंस. मार दो तो तो minus नेग्लेक्ट, infinity टेंशन मत लो. आर तो ऐसा हाँ, पॉइंट छोटा ऑब्जेक्ट है। थोड़ी ना है, कुछ तो साइज होगी, कुछ तो साइज होगी. उनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 0 थोड़ी ना होगा. उसको इग्नोर मार दिया. और ऐसा कर भी सकते हैं, सैटेलाइट कितनी सी होती हैं, एक रूम के बराबर मुश्किल से. चलो, तो एबीडी बी में बस जस्ट और आफ्टर. सर ये आफ्टर कोलिजन हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स ही फॉल करेगा ना, जिसके अबाउट घूम रहा है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है. वेलोसिटी 0 नहीं अर्थ होती तो अटैक कुछ और आता. जैसे इनके मासेस अलग अलग होते, एक का मास m है, एक का मास 2m है. इसका v0, इसका v0. अभी ये सर्कल में घूम रहे हैं. आफ्टर इम्पैक्ट ये जो मास 3m बनेगा, इसके पास वेलोसिटी आएगी v0/3. समझ गए? वेलोसिटी कम हो गई तो ये ऐसे जाएगा. सर ऑर्बिटल से कम हो जीरो गई. कहाँ हुई है? मतलब उसने एक्सचेंज कर ली ना? इनइलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है. ओ अच्छा चिपक अच्छा गए हैं. ठीक है। आ गया। ठीक, चलो 15 16 15 सर 15 का 15 का बॉम्बे नहीं आ रहा, बॉम्बे नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है सर। और दिल्ली आ रहा था. सर 1/3 दिल्ली आ रहा था. चलो देखते हैं. दे वर इनिशियली फार अवे, दिल्ली भी नहीं आ रहा. तो इनिशियली आ डिस्टेंस रहा था दिल्ली. इन्फिनिटी. किसी भी समय इन पे डिस्टेंस हो गया x, तो इनकी वेलोसिटी हो गई v, एक की वेलोसिटी हो गई 2v. सही है ना? हाँ 2v है ना. एनर्जी निकालें तो हाफ 2m v², हाफ m 2v² gmm/x. ठीक है ना? तो 3m v² gmm/x. m से m कटा, तो वेलोसिटी gm/3x का. अब वेलोसिटी ही dx/dt है. इंटीग्रेशन तो 3/gm √x का 2/3 x √x इज इक्वल टू टाइम. कोलिजन पे ही पूछी थी. क्या टाइम पूछी नहीं थी? पूछा सर, टाइम नहीं पूछा. कोलिजन के टाइम नहीं, कोलिजन पे ही पूछा है. ये टाइम तो पूछा है, t = t. ओके, उन्होंने बता ही दिया वो तो t = t. गिवन ही है. हाँ बताया है। हाँ, हाँ, वैसे बता इनफाइनाइट दिया है। टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है. देखो लिमिट जब छापेंगे ना, तो x की वैल्यू, x और इन्फिनिटी ये दो लिमिट आएंगी, और ये √x पहुंच गया अपना ऊपर, तो इंटीग्रेशन में टाइम इन्फिनिटी लगेगा कोलाइड करने में. इन्होंने उसी को टी दे दिया ना। आ गया समझ है ना क्यों? क्योंकि हालांकि हम हाँ, आ गया आ गया.
वैसे भी एक छोटी सी गलती है, dx/dt की वैल्यू 3v होनी चाहिए। सर एक जो आपने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है वो। हाँ 3v होना चाहिए, सर जो आपने हालांकि उससे equation भी लिखी कुछ है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ बोलो। उसमें 2m नहीं आएगा? कहाँ? मतलब उनके अरे बीच यार के वो कर नीचे लेना, वाला ये relation है ना? कैपिटल M की वैल्यू 2m छाप लेना। हाँ हाँ तो उसमें वेलोसिटी में 2 आएगा ना, तो सही तो है बॉम्बे। नहीं, वो क्वेश्चन कुछ और बात रिलेटिव चल रही है। वेलोसिटी मैं ये कह रहा हूँ टाइम इन्फिनिटी आ रहा 3v है। होगी, एक 3 का फैक्टर और अरे वो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ रे, मैं ये कह रहा हूँ अगर टाइम निकालना होता तो इनफाइनाइट आ रहा है, बस मैं ये कह रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ABCD की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो टाइम का कैलकुलेशन पहली चीज ये है कि इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनिटी की जगह r0 देना पड़ेगा। किसी भी समय डिस्टेंस हम x लिखेंगे, इसका 2v, इसका v, ये कह रहा हूँ 2m। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने स्पीड v निकाल ली, ठीक है। तो वेलोसिटी निकली 3mv² इज इक्वल टू g 2m बाय x माइनस g 2m बाय x0 r0। तो यहां से वेलोसिटी आ गई g2m बाय 3 1/x माइनस 1/r0। तो dx/dt अगर हमसे पूछा जाए तो इट विल बी -3v। क्यों? रिलेटिव अप्रोच सेपरेशन। तो dx/v इज इक्वल टू -3dt, ये हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं, अब बस मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ये हमसे इंटीग्रेशन होगा कि नहीं। 2m/3 कांस्टेंट है, 1/x माइनस 1/x0 dx x0 माइनस x, तो √x/x0 माइनस x, ये इंटीग्रेशन करना है। तो ये टाइम के कैलकुलेशन के लिए आएगा। क्लियर? ये इंटीग्रेट होगा, हाँ हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लीनियर अपॉन लीनियर हो जाता है ये, तो हो जाएगा। x माइनस अल्फा x, अगर बीटा माइनस x है तो x तो को स्पेशल a केस बन अल्फा जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? और इसमें sec और tan, अगर दोनों में x आगे है तो sec और tan टाइप का छापेंगे, sec और tan आता है। हाँ मतलब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। चलो अब देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास कोलाइड ये किए तो इन्फिनिटी एट टाइम t इक्वल टू, आगरा बिल्कुल सही, जरूरत ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। रिलेटिव वेलोसिटी बॉम्बे, सही है? नहीं है? नहीं नहीं सही, गलत है गलत है। ये ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, एक 3 का फैक्टर और आएगा। का फैक्टर और आएगा। किसका? हमने रिलेटिव वेलोसिटी v की वैल्यू दे दी है, पर हम 3v लिखा लेते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक 3 और आएगा ना। हाँ 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 तो बॉम्बे गलत हो गया क्योंकि ये v दिया है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्पीड ऑफ बॉडीज गलत, 1:2 में है। गलत है, ग्राउंड फ्रेम। तो AC आगरा चेन्नई, ठीक है। चलो 16th बता दो। 16th में मिनिमम कोलैटिट्यूड, ये हमारी सैटेलाइट है, तो ये कौन सा पार्ट कवर अप कर रही है, तो इस पे ये टेंजेंट डाल लो, तो ये वाला हिस्सा ये कवर कर रही है, ये कवर्ड है, दूसरा वाला लेफ्ट है। तो ये हिस्सा, अब ये हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको लैटिट्यूड गिवन होगा, तो ये लैटिट्यूड अल्फा। लैटिट्यूड कैसे? ये इक्वेटर है, याद करो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के अलोंग ही रिवॉल्व करती है। हाँ। तो इक्वेटर से बनने वाला एंगल लैटिट्यूड है। तो इससे हम हाइट भी निकाल सकते हैं कि r/h इज इक्वल टू कॉस अल्फा। क्लियर? चलो अब हमें क्या निकालना है कि कितना हिस्सा बच जाएगा, तो ये सॉलिड एंगल से इसका एरिया निकाल सकते हैं। टोटल 4πr² होता अगर सॉलिड एंगल 4π होता, लेकिन है कितना 2π1 माइनस कॉस अल्फा, तो इसका एरिया आ गया 2πr² 1 माइनस कॉस अल्फा। ये समझ गए? लेकिन शायद ये पूछा है कि बचा हुआ हिस्सा कौन सा है। ओके, अल्फा ही थीटा है, तो 2πr² 1 माइनस साइन थीटा, ये कवर्ड है। तो बचा हुआ हिस्सा अगर ये पूछा होता ये वाला, 2πr² 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बचा हुआ, क्योंकि टोटल सम 4πr² आना है। तो चेन्नई ये आ गया आंसर।
तो बॉम्बे चेन्नई आंसर चलिए आ गया ना ये। वेरीफाई कर देगा थीटा से तो कर पाते, हाँ थीटा से वेरीफाई करते 0 90 थीटा टेंडिंग टू 0 0 पे करते या 90 तो आता रहा 90 पे थीटा तो कोई टेंडिंग डायरेक्शन थीटा टेंडिंग टू कितना 0 पर 0 थीटा टेंडिंग टू 0 तो 0 आएगा जब इन्फिनिटी पे, तो आंसर चेन्नई वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि जब 0 Okay. होगा तब ये इन्फिनिटी पे और दोनों रेज ऐसी जाएंगी, तो ये इतना कवर अप करेगा और उतना हिस्सा छोड़ देगा। जी सर वही है। ठीक हाँ चलो कोलैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? बच्चा सेकंड वाला एंगल लैटिट्यूड का कॉम्प्लीमेंट्री, को लैटिट्यूड ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से बनने वाला लैटिट्यूड है और ये वाला हाँ। को लैटिट्यूड है। ठीक है ठीक। चलो 17 A satellite close to the earth is in orbit above the equator with a period 1.5 hours. If it is above a point P on equator, ठीक है, रिलेटिव मोशन टाइप का है। अर्थ खुद घूम रही है इस तरफ 2π/24 से, और ये अगर ऐसे ही घूम रहा है 2π/1.5 से, अगर ये सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा 2π/1.5 माइनस 2π/24। तो टाइम रिलेटिव इफेक्टिव टाइम कितना लगेगा 2π/ओमेगा रिलेटिव 2π/1.5 माइनस 2π/24। एक टाइम पीरियड ये आ गया, और एक बार दूसरा समझ में आ गया होगा कि जब ये अपोजिट घूम रहे होते तो ये जुड़ जाते ओमेगा, तो टी इफेक्टिव में ऐड हो जाता। ठीक ठीक है क्या था? फिर से तो आ गए बॉम्बे चेन्नई, 2 आंसर आ गए। ठीक है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना। ठीक है, तो ये वाला हो गया 1.6 वाला कम वाला, ये टाइम पीरियड जिसमें कम हो गया होगा ये हो गया 24/17 वाला। सर ये पोलर सैटेलाइट ही होगी ना? हाँ पोलर सैटेलाइट है, पोलर तो वो सैटेलाइट, जो लेकिन ये बना- इक्वेटर पे घूम रही है, पोलर भी नहीं है, इक्वेटर पे घूम रही है ना। क्वेश्चन है नहीं, जो आप पोलर में बनाते हो ना एक बहुत सारे ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, वो नहीं है ना ये अब क्वेश्चन। डायग्राम वो नहीं, लेकिन अगर वो होता तो फिर उसका तो कुछ नहीं तो फिर निकाल पाते ना। वो तो अजीब सा होता, क्योंकि अर्थ किसी और डायरेक्शन में घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है और वो ऐसे घूम रही है, तो इसमें थोड़ी ओमेगा अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें कैसे ऐड कर दोगे। हाँ हाँ ठीक है। चलो कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या हुआ? सर जो 15 का डी ऑप्शन था ना इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला, वो हाँ। इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि वेलोसिटी एक्स पे डिपेंडेंट आई थी। नहीं, स्पीड v और 2v आएंगी, ग्राउंड फ्रेम ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, इसकी 2v आएगी 2m की भी आएगी, तो 1:2 आया ना, इक्वल थोड़ी आए, और इक्वल लिखा है कांस्टेंट नहीं लिखा। मोमेंटम गंदा पड़ेगा ना। हाँ ये कॉम्प्रिहेंशन बताना है क्या कि मैं देखूं फिर ओरिजिनल। ये तो है ही नहीं। नहीं इसमें नहीं, उसमें होगा शायद शीट में तुम्हारे में, उसमें नहीं उसमें हमारे भी भी नहीं। नहीं। उसमें नहीं भी ये प्रिंट नहीं आया। नहीं ऐसा ही आया था। हाँ उसमें भी नहीं था। लेकिन वो सर उसी का था, वो 2 बॉडीज। वैसे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सीधा Elliptical सीधा orbit होगा है। कि वेलोसिटी इलिप्टिकल ऑर्बिट दी गई होगी, हाँ वही था। स्पीड दी गई होगी। तो ये एच मैक्स है, ये एच मिन है, ये स्पीड वी मैक्स वी मिन, और वी मैक्स का फॉर्मूला √gm/a 1 + e 1 - e, मिन gm/a 1 - e 1 + e, ई रेस्टिट्यूशन है। ये a टाइम्स 1 + e है, ये a टाइम्स 1 - e है। इसमें 2 जुगाड़ वाली चीजें आई थी, टाइम पीरियड 2π √a³/gm
कांस्टेंट ये निकला था, और एनर्जी ये सेंट्रिसिटी है ना? हाँ एनर्जी ये आई GM by टोटल एनर्जी। ये दो तो याद है ना? यस इस ये याद रहेंगे तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ ये 3r स्पीड होती और यहाँ gm बाय 2r की ये दी होती, 3r पे स्पीड इतनी दे रखी है। अब पूछा है कि इसका बाकी सब इंफॉर्मेशन पूछिए। तो अगर टोटल एनर्जी कंपेयर कर दो, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और इस समय की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस समय की पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm बाय 3r, तो स्मॉल ए डायरेक्ट मिल जाएगा, और स्मॉल ए मिल गया तो ये 2a मिल गया, तो टाइम पीरियड मिल गया, या पेरेजी अपोजी मिल गया। समझ गए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। ये सॉल्व करने पे एसेंट्रिसिटी के टर्म में ये आंसर आए थे, Vmax और Vmin। आते हैं, एक बार डिराइव करके देख लेना। ओके सर। सर क्वेश्चंस में हमें पता होगा ना कि हम फोकस से दूर है कि पास है? ये क्वेश्चन में पता होगा, मतलब बताओ। पेरिजी नहीं नहीं, इसमें जरूरत नहीं है ना, सॉल्व करने पे हम 2a निकालेंगे। अगर 2a 6r से बड़ा आ गया, सोचो 2a अगर 6r से भी बड़ा आ गया तो हम स्टार्टिंग पॉइंट नियर वाला है, 6r से छोटा आ गया तो स्टार्टिंग पॉइंट फार वाला है। वो तो वैल्यू से पता चल जाएगा ना, या ऑर्बिटल स्पीड से पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल स्पीड से कम है कि ज्यादा है। अच्छा ठीक है। ठीक, वेलोसिटी निकालनी तब भी एंगुलर मोमेंटम तो कंसीडर करना ही पड़ता। नहीं क्यों करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना टोटल एनर्जी कंपेयर करके। हाँ वो तो ए से भी आ जाएगा, फिर ए से वहाँ आ से। जाएगा। हाँ, ठीक। सर ये ई रेस्टिट्यूशन है या इसेंट्रिसिटी का है? रेस्टिट्यूशन का रोल क्या है? कोलिजन ही नहीं हो रहा है कहीं तो, इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी है। सेंट्रिसिटी है ना? हाँ, ये यहाँ काम आता है। देखो ऐसे में काम आता है, जैसे मान लो ये हमें ऑर्बिट दे रखी है, ये लेंथ 2r है, ये लेंथ 3r, ठीक है। अब हमसे पूछा होता बताओ इसकी Vmax कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसा कुछ। समझ गए? तो एक तो तरीका था कि हम इसको अगर v माने तो इसका 2v/3 हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ क्या है समझ में? यस सर। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे तो आंसर आ Energy। जाएगा। इसी में हम चाहें तो ऐसे कर सकते थे, a टाइम्स 1 माइनस e 2r है, a टाइम्स 1 Yes, sir. प्लस e 1 3r plus है। समझ गए? दोनों को ऐड कर दो तो a की वैल्यू 5r/2 और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो 5r/2 1 माइनस e इज इक्वल टू 2, तो e की वैल्यू 1/5 मिल गया। तो अब टाइम पीरियड पूछा होता तो 2π√a³ gm। Vmax पूछा होता तो √gm/a, a कितना है 5r/2, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस। क्लियर? ये Vmax आ जाता। एंगुलर मोमेंटम पूछा होता तो भी हम डायरेक्ट निकाल देते, mvr किसी भी पॉइंट का। लेकिन ये तब काम करता है जब पेरिजी और अपोजी का डेटा हो। अगर किसी और एंगल पे फेंका हो ऐसे, तो आपको एंगुलर मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बची। ये तो निकाल ही सकते हैं। हाँ ये निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी कंपेयर करके, टोटल एनर्जी कंपेयर करो तो आपका स्मॉल ए मिल जाएगा। लेकिन इसेंट्रिसिटी अननोन अब भी है, तो चाहो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर दो, और बस आपको ये पता हो कि gm/1 प्लस e 1 माइनस e ये है इसका, तो mv, और ये डिस्टेंस a1 माइनस e झिल गया। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा mv sin थीटा। तो इसमें इकलौता अननोन e बचा, एक ही अननोन e है स्मॉल e, क्योंकि ए तो हम निकाल ही चुके हैं टोटल एनर्जी से, तो ई मिल जाएगा। यह है समझ में?
यस सर, नीचे है क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो काफी जल्दी हो जाएगा। नीचे है क्वेश्चन ऐसा, उसी को ट्राई कर लेंगे। चलो आगे हो चलो, ये वाला सर, 21 ये 18 कौन सा है? ये सर जो 18th वाला 18 वाला बताया तो सर, था अभी। हाँ, 18 का बॉम्बे क्यों नहीं है? इन अ पार्टी सेम वायर इज बेंट इनटू क्वार्टर ऑफ, रेडियस बदल जाएगी, आधा आंसर आया। रेडियस बदल जाएगी, अच्छा समझ गए? हाँ। मास वही रहेगा, रेडियस बदल जाएगी। चलो अगला, ये आ गए सभी। यस इसमें सिंपली V अगर V स्केप से बड़ा है तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव, V अगर V स्केप से छोटा है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव। एग्जैक्टली V स्केप पे टोटल एनर्जी 0। और ऑर्बिटल से अगर बड़ा है, ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल से छोटा है तो इलिप्स, इलिप्स और ऑर्बिटल के बराबर सर्कल, और इसी में हाइपरबोला में अगर सॉरी इलिप्स था, क्या था? पैराबोला था इसमें। हाँ बोलो सर, मतलब उसमें परपेंडिकुलर तो भी पड़ेगा, तभी तो सर्कल में जाएगा, वरना परपेंडिकुलर ही भेजा होगा, परपेंडिकुलर ही अंडरस्टूड है वो तो लिखा तो है, ये देखो परपेंडिकुलर ही भेजा है। चलो तो पहले में ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव और सर्कुलर, तो पहले का 1s, दूसरे में एस्केप है तो टोटल एनर्जी 0 और हाइपरबोलिक r, तीसरे का एस्केप से भी बड़ी तो पॉजिटिव और r नहीं पैराबोलिक, पैराबोलिक कौन सा है? Q, इसका r, और चौथे का हाइपरबोला पैराबोला में कैसे देखा? एग्जैक्ट टोटल एनर्जी 0 हो जाए तो पैराबोला, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हाइपरबोला, टोटल एनर्जी नेगेटिव इलिप्स या सर्कल। ठीक, और लास्ट में ये इलिप्स का केस है, नेगेटिव और इलिप्स P, ये आंसर है। अब देख लो आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो 11s इसमें मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? देखो कौन सा मैच कर रहा है। 4-1 नहीं, 3-2 R। बॉम्बे वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? 4-2 R नहीं, 4-1 P। ठीक, चलो इंटीजर टाइप पहला हो गया, 27 पहला हो गया, दूसरा हो गया, चलो 27 देखते हैं। A large spherical mass fixed at one position, two identical at three masses interact through mutual tension in the rod। तो टेंशन निकालेंगे, इस पे mg1 आएगा, इस पे mg2 आएगा, तो इसके पास आएगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन आएगा mg1 माइनस mg2 बाय 2m आएगा, तो g1 माइनस g2 बाय 2। अब हमें टेंशन निकालनी है। ये रिपेल क्यों कर रहा है? जीरो है रिपेल, ओके रिपेल कर रहा है, रिपेल सॉरी, वो अंदर ही mg2। इनका आपस का भी तो है। आपस का तो निगलेक्ट कर दो। नहीं आपस का नहीं नहीं लेना है, लेना पड़ेगा, पागल है का आपस तभी को क्या तो है? m और कैपिटल m में रिलेशन आएगा। L और 3L दे दिया ना। चलो देखते हैं। ऑल द मासेस इंटरैक्ट, ओके ऑल द मासेस इंटरैक्ट थ्रू लिखा है, ठीक है। तो इसने एक फोर्स लगाया GMM बाय R स्क्वायर, इस पे लगाया GMM बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, इन्होंने आपस में एक दूसरे पे लगाया अट्रैक्टिव GMM बाय L स्क्वायर, GMM बाय L स्क्वायर, तो इसका एक्सीलरेशन A1, इसका एक्सीलरेशन A2 बराबर निकलेंगे। A2 should be greater than equals to 1 ओके, टेंशन करना है तो A2 should be greater than or equal to, sorry less than or equal to।
अगर टेंशन को एब्सेंट मान लो तो ये कंडीशन होनी चाहिए। हाँ इन एब्सेंस ऑफ टेंशन अगर ये चीज सही है तो अपने आप थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। ठीक वो है, रिलेटिव मोशन 0 जाना चाहिए ना। हाँ, एक सेकंड। एल स्क्वायर बाय से कंडीशन उल्टी आ रही थी, कुछ भी शुड बी ग्रेटर इनइक्वालिटी देन उल्टी आ और रही। इक्वल टू। सर वो रॉड है तो 0 नहीं करेंगे? रॉड है कि थ्रेड है? रॉड है। रॉड है। रॉड है। टेंशन इन द रॉड इज 0, 0 ही पूछा है उन्होंने, हाँ, पूछा ही 0, हाँ 0 ही पूछा ही 0 है ना भाई। 0। कंप्रेशन भी महसूस कर सकता है ना। हाँ, कंप्रेशन भी आ सकता है, टेंशन भी आ सकता है, रॉड में तो Equal ही टेंशन होने कंप्रेशन कुछ भी आ सकता है। इक्वल ही होंगे। ठीक है, जी एम एम बाय एल स्क्वायर बाय स्मॉल एम छाप दो। ठीक, चलो 20। सर ये थ्रेड वाला केस सब बता रहे थे ना थ्रेड कि में A1 सिलेक्ट हो greater जाता than- थ्रेड, मैंने सोचा थ्रेड है और थ्रेड को सिलेक्ट कराना है, लेकिन रॉड थी और टेंशन 0 रखना है, तो दोनों का अगर एक्सीलरेशन बराबर हो जाए तो टेंशन अपने आप 0 होगा। नहीं वो तो ठीक है सर, थ्रेड को सिलेक्ट कराने तो A2 greater than A1 होगा ना। हाँ, तो A2 ग्रेटर देन A1 अपन ही ने तो होगा। फिर वही तो बोल रहा था। नहीं, सिलेक्ट नहीं कराना है, मैं ये मान रहा था कि टेंशन बनाए रखना है उसमें। ओके, मैं उल्टा सोच। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो सब था ही अच्छा। नहीं। चलो 28, स्मॉल सैटेलाइट ऑफ मास, ये वही लग रहा है क्वेश्चन। revolving around the earth in circular with वही है। speed v naught at certain point direction of motion suddenly changed by angle। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका r ही है, अब यही आ गया वो वाला। वेलोसिटी gm by r ही है, लेकिन ये एंगल 30 किसके साथ है? एंगल सर हॉरिजॉन्टल। होराइजन के साथ कहाँ लिखा? हाँ उन्होंने लिखा है ना उसको, एंगल थीटा चेंज कर दिया। थीटा चेंज कर दिया ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ चेंज कर दें कितना? cos इनवर्स 3/5, हाँ तो ये वाला 53, लिख बन जाएगा। तो 53। 53। अब हम इसको निकालने के लिए हमने जो अभी बात कर रहे थे हम उसी का यूज कर लेंगे कि टोटल एनर्जी, तो अभी भी फिर से निकालने की जरूरत नहीं, टोटल एनर्जी तो यही है 2r, r0 लिखता हूं इसको 2r0, और इसी को gmm/2a से कंपेयर करो तो a ही r0 है, तो ये जो लेंथ है वो 2r0 है। क्लियर? तो स्मॉल a आ गया r0, तो ये लेंथ आ गई r0। अगर मिनिमम पूछिए मैक्सिमम पूछिए, एक किसी का निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे r0 1 + e बड़ा डिस्टेंस है, और यहाँ वेलोसिटी gm/a 1 - e, gm/r0 1 - e upon 1 + e कम वाला। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें तो m v इनटू डिस्टेंस r इनटू cos 53 3/5 इज इक्वल टू gm/r0 1 - e 1 + e m v r, r कितना है? r 1 + e। अब देखते हैं मोहमाया सब कट गई लगभग। r0 डायमेंशनली कट गया, gmm कट गया, यहां से बना 3/5 इज इक्वल टू √1 - e 1 + e c स्क्वायर 1 - e स्क्वायर 3/5 9/20 9, तो e की वैल्यू 4/5 आ गई। 4/5 ठीक है, ऐसे तो बहुत गंदा गया था। हाँ, e की वैल्यू निकल आई 4/5, तो हमें ये सब डिस्टेंस मिल गया, तो ये कितना बना? r/5, ये बना 9r। हाँ ये 9r, तो 1:9 आंसर आ गया। ठीक, हाँ ये समझ गए कैसे करना है? ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ये तो याद देखो, डिस्टेंस तो तुम्हें वैसे ही इलिप्स से याद है, ये डिस्टेंस क्या वो भी होता याद है, नहीं बस रखना तुम्हें पड़ेगा। पैरेजी अपोजी से मिन मैक्स से कम और ज्यादा से समझ में आ जाएगा। बस ये देखना है कि रेशियो इस तरह था, एक में ज्यादा आना है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। ठीक, तो नोट्स में अपडेट कर लेना है। चलो 29 आ गया।
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है न्यूट्रल पॉइंट में, शायद इस पॉइंट पे वो न्यूट्रल हाँ यस सर न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा देंगे। 3-4 बार आ चुका है। अच्छी बहुत बात। बात। तो अब तो याद हो गया 8 है ना? हाँ सर। आंसर 8 ही 8 ही आता है हर बार। हाँ हर बार 8 ही आता है। आंसर याद हो इसका गया। सर 23/3 आ रहा है इनटू 32/3। अजीब सा आंसर आ रहा है। हाँ Solid Yes, sir. sphere of 16/3 located at center at origin O. रुक तो जाओ, पढ़ तो लूं। With its center at origin O, two spheres are taken out. The gravitational potential at center of sphere is this. है तो महाटप्पा। आंसर कुछ और आ रहा है। बच्चे का मास कितना है? 4m। अप्रोक्सीमेट करना पड़ा थोड़ा सा, तब 5 सेंटर एट पास को नहीं आ रहा था, साथ ही करीब आ रहा था। ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस 4 मीटर है। सॉरी, मास कितना है? मुझे मास क्यों नहीं मिल रहा है? वो लिखा है 64/3। 64/3 वो रिमेनिंग उस रिमेनिंग मास है। मुझे अभी भी 64, अरे इधर लिखा है। ओके नीचे लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन टोटल का मास कैपिटल M मान लें, तो इसका आएगा m/16 नहीं 64, ये भी m/64 हाँ आ गया समझ? अब हाँ। सेंटर पे निकालें तो इसका 3/2 gm/r, r हमने बड़ी रेडियस ली। ये अब इन दोनों का पोटेंशियल तो ट्वाइस ऑफ -g m/64 बाय, अब सेंटर से डिस्टेंस कितना है इनका? 2 r/2। हाँ ये पोटेंशियल पूछी है। तो gm/r कॉमन लिया, -3/2, ये 416 -1/16, (25/16) क्या प्लस हो जाएगा, m माइनस में है ना, -m/64 प्लस। ठीक है, तो 23/16 यस ये आया आंसर। 23/3 आ रहा हाँ यही आ यही रहा है बिल्कुल। ये है सर 23/16। जी की वैल्यू कितनी है? 20/3। मास की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। 32/31 टाइम्स ओके, आंसर जी 64/3। के टर्म में ही निकालना है, जी के टर्म में ही निकालना है। हाँ तो 23 सिर्फ m और r रखना है। m/16r इसकी वैल्यू निकालनी। लेकिन कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? इसकी 64/3। ये बड़ा गंदा सा, स्मॉल m = कैपिटल M/64, 64/3। तो कैपिटल M 64 का होल स्क्वायर बाय 3। नहीं सर, स्मॉल m वो नहीं है। स्मॉल m पूरा बचा कैविटी हुआ हटा मास के है। जो मास है वो है। हाँ कैविटी हटा कैविटी हटा के मास है। मतलब तो 2m/16 31/32, 31/32। ये बचा हुआ यही तो होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 64/3। ये कौन सा अच्छा है? ये भी बेकार है। बहुत ही गंदा। अराउंड ऐसा 8 इतना आ रहा प्यारा था। भी दे रहे हैं और कुछ कट भी नहीं रहे। आंसर 5 दे रखा है। तो 64/3 अगर टोटल मास ही मान लिया था ना, तो 5 के आसपास आ नहीं नहीं, तो भी 8 के अराउंड ही आएगा। तो भी अराउंड 8 आएगा। उसमें 3/2 की गलती करो, सारी गलतियां करो, और रेडियस r कितनी है? 4। ये बन रहा है। हाँ, इससे 8 आ रहा है। 8 के करीब 7.6 आ रहा है। अराउंड 7.9 ऐसे कुछ आ रहा है। 64/3, 32/31, 23/7 के करीबन आ रहा है। 16/64 ये लगभग काट दिया तो 23/3, 7-8 के करीबन आ रहा है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वैसे आया 23/3 इंटू 32/31, ये आया। वो शायद उन्होंने ये कुछ किसी और का देना चाहिए था, ये अजीब सा दे दिया। चलो, सर ये मास रिमेनिंग बॉडी का है कि होल बॉडी का था? रिमेनिंग ही माना हमने तो, होल बॉडी का भी हो सकता है, भगवान जाने का है। ज्यादा फायदा होता नहीं, उससे कुछ फायदा होता नहीं ज्यादा। वो 64 तो
वो जो भी अजीब ही। चलो कैपेसिटर पे आ जाओ। चलो कैपेसिटर में क्वेश्चन नंबर 1 याद आया, ये प्लेट के बीच का आपस का अट्रैक्शन है और ये कितना है q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थीटा और यही mg के बराबर, यही kx के बराबर, यही टेंशन T। सर ये जो फोर्स होती है प्लेट के बीच में, हाँ ये मीडियम की इंडिपेंडेंट होती है ना? हाँ, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, बीच में चार्ज पे डिपेंड करती, इसमें k नहीं आता, k नहीं आता। लेकिन क्यों? पानी में रख देंगे तो भी ये रहेगी ना? ये ऐसा है, ये इसके बाहर आ जाता है ना, ये पूरे मीडियम चेंज हो जाएगा कि यहाँ E था, यहाँ E बाय के, यहाँ वापस E हो जाएगा, तो इसने इस पे तो E लगाया ना। हाँ, फोर्स डिपेंड है। क्योंकि दरअसल इन पे जो इंड्यूस होगा उनका असर सिर्फ अंदर रहेगा, बाहर नहीं, और ये प्लेट उसके बाहर है। और अगर इसी कैपेसिटर को अगर अपन ने पानी में रख दिया तो भी यही है, बाहर के पानी का कोई रोल नहीं है। तो भी वो सेम ही रहता है ना डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में भी। हाँ, अगर चार्ज सेम हो तो कंडक्टर रह दिया तो शॉर्ट हो जाएगा वो, कंडक्टर में रख दिया चार्ज ही नहीं बचेगा ना। हाँ सर। चलो क्वेश्चन 2 बॉम्बे आ रहा था। देखते हैं। स्फीयर, द पोटेंशियल एट आउटर सरफेस, द चार्ज A and B C are concentric, it is surrounded by concentric die. ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक सिर्फ यहाँ है, नॉर्मल शेल नहीं है सर ये? नहीं ऐसा है, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियस A and C, ये A C B, तो ये दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। स्फीयर A इज गिवन चार्ज Q, अगर हमने इसको चार्ज Q दिया, पोटेंशियल ऑफ द आउटर डाई इलेक्ट्रिक, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? B का सर, B का पूछा? B का। हाँ, डायरेक्ट। ठीक है, B का। यही है ना। ग्राउंडेड किसी को किया? नहीं। किसी को ग्राउंड नहीं किया? किसी पे चार्ज ही नहीं है, सिर्फ A पे चार्ज है। कहाँ लिखा है ऐसा? मैं तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कर रहा था। ठीक है, हाँ, इस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, चार्ज हमने सिर्फ इसको दिया, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी को ग्राउंड मान लेते हैं, तो ये कैपेसिटर हो गए एक, अरे यार ये पेन, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये इन्फिनिटी पे, और यहां से हमने चार्ज Q दे रखा, इन्फिनिटी से Q भाग गया। पहले ये देखो, तीन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, एक इसके और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर है। आराम से याद दिलाता हूँ, चलो छोड़ो, ये अकेला ये है और इसको चार्ज Q दिए, तो इसको ही हम ऐसा मान सकते हैं कि कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, एक इन्फिनिटी पे, 4 पाई एप्सिलॉन r आ जाता है। तभी तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस r, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बनेगा। यहाँ तक ठीक है? पक्का? दूसरा टर्मिनल नहीं दिया तो हम इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सीधे ऐसा बन जाएगा कि हमने इसको Q दिया, ये Q इन्फिनिटी से भाग गया, तो इस पे, इस प्लेट पे आ गया Q, इन्फिनिटी वाली प्लेट पे माइनस Q, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर। यहाँ तक ठीक है? चलो अब हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता, एक मिनट रुको, देखो पहला केस ये आइसोलेटेड है और इसको मैंने Q दिया, तो हमने इसको कैसे मान लिया, एक इधर है, एक इन्फिनिटी पे ग्राउंडेड है, इस पे Q, ग्राउंडेड पे तो कुछ भी मान लो माइनस Q, कोई दिक्कत। अब अगर ये दो होते है ना, तो हम इसको भी क्या मानते, एक दो इन्फिनिटी पे ग्राउंडेड, तो ये दो कैपेसिटर हो जाते, ठीक है।
लेकिन अगर कैपेसिटेंस ही हमसे हमें जो बैटरी लगानी होती वो ए और बी के बीच में लगाई होती, तो ये बनता एक ए और बी के बीच में कैपेसिटर, एक बी और सी के बीच में कैपेसिटर, लेकिन बैटरी सिर्फ यहां लगाई है, तो सी इक्विवेलेंट अभी भी ए बी वाला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। ठीक, लेकिन इसी में अगर मैंने क्या किया होता, ये ऐसे लिया और इसको ग्राउंड किया, अब देखो ये क्या बनता। अब ये 3 कैपेसिटर बनते, बाहर वाले को मैं ग्राउंड ही रखता हूं। अब इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम वापस से ए, ए बी बी ए, ये वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, ये वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस बी। ये चला, टोटल सी इक्विवेलेंट इन दोनों का एडिशन आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जोड़ दो ए बी बाय बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी, ये कैपेसिटेंस है। क्यों ना इसी का एक और वर्जन ऊपर ले लेता हूं, तो 1 अपॉन बी नहीं आएगा। अरे ये देखो, रुको, 1 अपॉन बी नहीं, बी ऊपर है, शायद बी कॉमन ले लिया मैंने, तो इसको सॉल्व ही कर लो ना। बी कॉमन लो, ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 बी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए। हाँ, इस वाले में भी बनते ऐसे ए बी सी, क्लियर। इस बार इसको नाम हम बी ही देते, ये समझ रहे हैं नाम बी ही क्यों दिए, तो ए बी के बीच में बना, एक हमारा बी और सी के बीच में बना, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, तो अब सी इक्विवेलेंट सिर्फ एक ही बचेगा, ए बी बाय बी माइनस ए। ये समझ में आया क्या हुआ? यस सर। क्योंकि दरअसल ये सी था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि बी भी ग्राउंडेड सी भी ग्राउंडेड, तो इनडायरेक्टली बी और सी कनेक्टेड हो गए, तो कैपेसिटर एक ही बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाहर को ग्राउंड करना, एक डाउट है, या छोड़ देना एक ही चीज है, अंदर वाले को ग्राउंड कर रहे हो तब जाके बाहर का रोला लेना। अब बोलो क्या करो सर। जो ए वाला है उसकी भी तो एक सरफेस होगी ना इन्फिनिटी पे। ए वाली, ये क्या कर रहे हो? हाँ, ए और बी के बीच में बनेगा, बी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ए और इन्फिनिटी के बीच में डायरेक्ट कहां बना? नहीं मतलब 2 कैपेसिटर है ना, तो दोनों के 2 सरफेस होंगी। अरे तो एक ये है, एक ये कहां से आ गया पहले का लास्ट के साथ? क्या पूछ रहे हो? ये बताओ, 3 प्लेट अगर होती, 1 2 3, तो इसमें तुम करते एक कैपेसिटर ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ऐसे 3 लेते क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो बस इसमें भी नहीं लेंगे, एक ही एनर्जी ज्यादा बार काउंट नहीं हो जाएगी? या आया समझ में? कौन सा फर्स्ट वाला? फर्स्ट में बी ग्राउंडेड है ना, और सी अगर, मतलब हमें इन्फिनिटी वाला हमेशा लेना है, रोल आए या ना आए। पहले और दूसरे में रोल नहीं आया, पहले में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने बी को शॉर्ट कर दिया, हमने वो सर्किट बनाया। हाँ, तो हमने जब बनाया तो सी भी ग्राउंडेड और बी को भी हम ग्राउंड कर रखे, तो बी और सी इनडायरेक्टली शॉर्ट हो गए, और शॉर्ट हो गए तो कैपेसिटर बना लेकिन शॉर्ट हो गया। हाँ, तो फिर लेना ही नहीं है। हाँ, सेकंड वाले में ओपन हो गया, थर्ड वाले में उसका रोल आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? यस सर। चलो, अब इसी में अगर हम कुछ और मॉडिफिकेशन करते, मॉडिफिकेशन हम क्या करते कि एक कैपेसिटर ये है एक, और इसमें हमने यहां तक ये स्लैब भर दी, ठीक है, और अब पूछा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, और इसको चार्ज क्यू दिए, और एक और हमने ले लिया ये, और हमने इसको कर दिया ग्राउंड। अब ये ए बी सी, अब देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। तो 4 कैपेसिटर बनेंगे, चार मतलब 3, सॉरी 3 बनेंगे,
सोचो, ए बी सी डी, लेकिन सी भी ग्राउंडेड है तो इनडायरेक्टली बनेंगे कितने, एक ए और बी के बीच में, एक बी और सी के बीच में, समझ गए? और एक तीसरा जो बनता सी और डी के बीच में वो शॉर्ट हो गया, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बचे सिर्फ 2, और इस बार दोनों पैरेलल में हैं तो 1/c इज इक्वल, सीरीज में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए का k टाइम्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी बाय सी माइनस इस इक्विवेलेंट। आ गया समझ में? तो किन दो के बीच में निकालना है, स्टाफ फर्स्ट और लास्ट के बीच का सी इक्विवेलेंट निकालना है। अरे इसमें चार्ज तो है नहीं उनके, तुम आपके पास। अरे जब देंगे किसी एक को ए को चार्ज देंगे तो वो चार्ज सब में बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा और क्या, कैसे क्या, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? इंड्यूस होगा ना अपने आप, सीरीज में सब पे चार्ज सेम आएगा, इस पे क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। सर पीआईडी के बीच वाला शॉर्ट कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आया क्या बोला? अरे दोनों ग्राउंडेड है इसलिए शॉर्ट हो गया, सी वाला ग्राउंडेड है और इन्फिनिटी पे जो बनता वो भी ग्राउंडेड है। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लो लेना। अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इसको चार्ज क्यू दिया और ये डाई इलेक्ट्रिक से सराउंडेड है। एक और था क्या, एक और प्लेट है, तो हमने इसको चार्ज क्यू दिया, तो एक हमारी प्लेट है इन्फिनिटी पे। तो अब हम इसको चार्ज क्यू दे रहे हैं तो इसका नाम ए बी सी डी, ए बी सी सी डी, इसको क्यू दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सब पे क्यू जाएगा, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो अलग होंगे, इसका V1, इसका V2, इसका V3। तो V1 की वैल्यू आएगी Q बाय कैपेसिटेंस बिटवीन AB, और AB का कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A इंटू K। समझ गए? सिमिलरली V3 आता Q बाय कैपेसिटेंस CD 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस C। तो मैंने माना रेडियस इनकी A B C, ऐसे सॉल्व होगा। तो चार्ज Q जो हमने दिया, अगर हमने दिया है तो सर्किट कंप्लीट होगा तो कहीं तो जाएगा, तो हमने कहा वो इन्फिनिटी में वापस चला गया। तो ये Q यहां से इन्फिनिटी पे एब्सॉर्ब होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ये था वो क्वेश्चन। चलो, तो अब क्या पूछा है, पोटेंशियल एट आउटर सरफेस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में, आउटर सरफेस पे पूछा है। तो ग्राउंड का 0 है वोल्टेज, तो एक कैपेसिटर, सर बी पे पूछा, क्या पूछा बी पे पूछा, बी पे आउटर सरफेस ऑफ बी की आउटर सरफेस ऑफ सी, डाइलेक्ट्रिक की आउटर सरफेस पे। ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये बनता ग्राउंड पे। इसका वोल्टेज 0, तो इसका V3, इसका V2, इसका V1। चार्ज हमने सब पे क्यू दिया, क्यू क्यू क्यू। तो अगर अब हम प्लेट की बात करें तो ये प्लेट हमारी C है, ये प्लेट हमारी B है, ये प्लेट हमारी नहीं, ये इन्फिनिटी वाली प्लेट है सर, नहीं इन्फिनिटी वाली प्लेट है CD। तो हमें जो निकालना है B कौन सा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। और ये जो V निकला वो आएगा V3 प्लस V2, तो Q बाय C3 प्लस Q बाय C2। क्या था? चार्ज ही नहीं, चार्ज तो है ना, सब पे आएगा, सीरीज में चार्ज दोगे तो।
क्या बोल रहे हो? हाँ समझ। है ना? तो C3 की वैल्यू कितनी है? सर कैसे? अरे सीरीज में चार्ज दोगे तो सब पे नहीं आएगा, हाँ सब पे आएगा बिल्कुल सर। और ये इन्फिनिटी से भाग गए। तो हम यहाँ गए, ड्रॉप V3 का आया, यहाँ गए ड्रॉप V2 का आया, तो हमें इस पॉइंट के वोल्टेज निकालना है, तो V3 और V2 जोड़ दी। अब हम इसका आंसर लिखें तो Q बाय C3 है इन्फिनिटी वाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस C, प्लस Q बाय ये B और C के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाय C माइनस B, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन BC बाय C माइनस B। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बना Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। यस सर। यही आंसर है चेन्नई। ये था क्वेश्चन। सर वहां पर पोटेंशियल अपन वैसे भी कर सकते हैं ना कि ए का पोटेंशियल प्लस E1। हाँ कर सकते हैं, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना पड़ेगा ना, ये सोचना पड़ेगा कि चार्ज सब पे क्यू क्यू आया होगा। हाँ ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं करना। हाँ तो उससे क्यू पता होना चाहिए ना, चार्ज कितना आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से कर सकते हैं, लेकिन चार्ज सब पे बराबर आएगा। क्यू इस पे दिया, देखो हर सरफेस पे क्यू है, इस पे क्यू, इस पे डायरेक्टली से कैसे चलेगा? सोचना पड़ेगा। अरे सीरीज में है तो चार्ज सेम आएगा ना जो फ्लो करेगा, कनेक्टेड है सभी आपस में, मतलब ऐसा होगा। इस पे क्यू आया, इस पे माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन की, इस पे क्यू 1 माइनस 1 अपॉन की, इस पे वापस से क्यू, इस वाले पे माइनस क्यू और क्यू, इन्फिनिटी पे माइनस क्यू, ऐसा। अब आया समझ? तो इन देखो इस पे नेट अभी भी 0 है, जो चार्ज आया इन पे आया, तो इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे इसका अपोजिट, इस तरीके से। माइनस क्यों नहीं है? कहाँ? सेकंड प्लेट पे। सेकंड प्लेट पे, सेकंड प्लेट के आउटर पे। आउटर पे हाँ से माइनस होगा। कहाँ? ओके यहाँ जो डायरेक्ट कांस्टेंट के यहाँ माइनस माइनस। हाँ तो ये पलट दो नहीं अपने सर, हिसाब। सेकंड की आउटर सरफेस पे क्यों सेकंड नहीं पे आया? दो आएंगे एक्चुअली। वो क्यों नहीं आ रहा समझिए, क्योंकि सेकंड वाले पे 2 आएंगे नेट। देखो इनर माइनस के इस, हाँ एक तो इस पे डायरेक्ट आएगा होगा सर। क्यू, इस पे अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लो, हाँ तो इस पे आएगा क्यू 1 माइनस 1 अपॉन की, ठीक है? नेगेटिव का। हाँ नेगेटिव का, इस पे पॉजिटिव क्यू 1 माइनस 1 अपॉन की, समझ गए? इस पे नेगेटिव का क्यू, इस पे पॉजिटिव का क्यू, प्लस का। इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। अब आगे इक्विवेलेंट अपोजिट ऐसे बनेगा, हाँ ठीक? चले चलो अगला थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। अरे नियॉन बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं होता क्या? इसमें देखा तो नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखा रहा था नेट पे। रेजिस्टेंस नियॉन बल्ब का अपन को मतलब नहीं है, नहीं होगा। अपन को तो बल्ब का वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं लिखा उन्होंने। नहीं लिखा नहीं था, तो सॉल्व करने के लिए मान लिया था। हाँ और कुछ इंफॉर्मेशन वो तो इंडिपेंडेंट मान लो, इस सर्किट को अलग मान लो, उस सर्किट को अलग मान लो, तो इसका वोल्टेज का फंक्शन निकाल लो और वो 120 के बराबर कर दो। बैटरी कितनी है? 200 की, तो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 200 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau। इसकी वैल्यू हमें 120 करनी है। फिफ्थ हो गया। चलो 6 7 सेवेंथ का डेली वर्क डन बाय द सेल
बाय द टाइम स्टडी स्टेट इज रीच्ड। ओके, स्टडी स्टेट पे हम मानेंगे कि इस पे आ गया Q, इस पे आ गया -Q, कुछ इस पे Q फ्लो कर गया, इससे Q फ्लो कर गया, तो इस प्लेट पे आ गया Q माइनस 2EC, इससे Q भाग गया तो इसका CE माइनस Q। फाइनली वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ से ड्रॉप और यहाँ से ड्रॉप बराबर आना है। तो यहाँ याद करो, प्लेट पे अगर Q1 है Q2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस Into D आता लगाया है, था इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू D, मतलब Q1 माइनस Q2 बाय 2C। तो यहाँ डिफरेंस करो, तो डिफरेंस किया तो ये बना Q माइनस 2C माइनस CE माइनस Q बाय 2C इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिंप्लीफाई करो, 2CE इज इक्वल टू 2Q माइनस 3CE, Q इज इक्वल टू 5CE बाय 2। ये तो चार्ज फ्लोन है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन इनटू बैटरी डेली। और चार्जेस ये आए, चार्जेस स्टडी स्टेट में इन पे से इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। ये रखो 5CE बाय 2, तो इस पे CE बाय 2 आया और इस पे माइनस 3CE बाय 2 आया, ठीक है, ये आया। और यहाँ से 5CE बाय 2 फ्लो किया। तरीका समझ में आया? यस सर। Q अननोन भेजो और पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन, लेकिन ये फॉर्मूला हमने यहाँ। चलो 8th, सर इसमें आउटर और इनर प्लेट्स पे डिफरेंट होगा चार्ज? हाँ, आउटर पे तो एवरेज आएगा, आउटर पे तो इन दोनों का एवरेज मतलब कितना, माइनस CE बाय 2 और माइनस CE बाय 2। इनर पे इक्वल एंड अपोजिट आएगा कुछ ऐसे, और ये कंजर्व करके निकाल देना आंसर। इन दोनों का सम हमने निकाला था ना शायद, कुछ CE बाय 2 आया था। तो दरअसल अंदर तो वही आया CE और माइनस CE, और ये बात सही भी थी। देखो, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस चार्ज की वजह से होता है। सोचो, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आता है, ये आएगा, नहीं आया समझ? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q डैश की वजह से नहीं आ सकता। इसका मतलब बैटरी लगाने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो इनर सरफेस, और इनर सरफेस पे सीधे QV फॉर्मूले लगाने से Q इक्वल टू CV ये आता। लेकिन यहां तो -2CE था, ठीक, तो CE की CE बाय 2 है तो सही। इनर सरफेस पे 2CE होगा, इनर सरफेस पे 2CV क्यों होगा? क्योंकि अपन ने जो चार्ज निकाला तो CE बाय 2 था। नहीं, हमारा निकला तो बिल्कुल सही था सब। ओके, ऑलरेडी इनर सरफेस पे कुछ चार्ज था, ठीक है, सब सही है। ऐसा है कि इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इन पे, इन दोनों का एवरेज लो, तो -CE बाय 2 -CE बाय 2, 3CE बाय 2 और इस पे 3CE बाय 2, ऐसा था। लेकिन इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये था, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसा करना है, तो हमें इस पे CE और इस पे -CE चाहिए। बाहर तो बदल नहीं सकते क्योंकि सम ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से हमने भेजा होगा 5CE बाय 2 भेजा। चलो 8th से ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है ये सिर्फ स्टेडी स्टेट में रहता है ना? स्टेडी स्टेट की 8th का हो गया। 9th 8 का आइडियली साथ में लगाएंगे। एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इंक्रीज वर्क डन ऑन द पर्सन हु इज, क्योंकि हीट प्रोड्यूस 0 है, स्लोली इंसर्ट किया, हीट प्रोड्यूस 0 है इसलिए लगा दिया। वैसे हीट आएगी नहीं इस केस में, ठीक है, तो हीट 0 है तो चेन्नई दिल्ली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। चलो 9 10th
तो ये जो भी गर्व ने पूछा कि वो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेडी स्टेट में होगा, लेकिन सर उसमें अपन मतलब वो जो आउटर रेजिस्टेंस नहीं है तो स्टेडी स्टेट सडन आ जाएगा। नहीं मतलब आउटर सरफेसेस पे तो जो वो चार्ज मतलब सारी प्लेट्स का समेशन बाय 2 ही आएगा ना हमेशा आउटर, लेकिन इनर सरफेस का तो लगातार बदल रहा है ना। हाँ इनर का बदलता रहेगा, वो आउटर की मैं बस बोल रहा हूँ, मतलब आउटर पे तो हमेशा ही वो आएगा ना किसी भी टाइम पे, अगर इनिशियली ऑलरेडी बराबर दे रखा है तो। अच्छा ठीक है समझ रहा हूँ। लेकिन इनिशियली आउटर पे बराबर नहीं है तो हाँ फिर हाँ ठीक है चलो 9 10th 9th का चेन्नई है, 9th का चेन्नई में, बॉम्बे दिल्ली आएगा। बॉम्बे दिल्ली हाँ। Capacitor C1 1 micro C2 2 microfarad are separately charged fully by a common battery, separately allowed to discharge through equal resistance. Current in each discharging is 0 at t equal to 0. आगरा तो गलत है, current in two are equal but non-zero. हाँ करंट ऐसा बनेगा, इस पर पोटेंशियल V है, इस पर पोटेंशियल V है, तो इस पे चार्ज CV C1 भी, इस पे चार्ज C2, तो इसका करंट का फंक्शन V बाय R e टू दी पावर माइनस T बाय R1C, इसका फंक्शन V बाय R2 e टू दी पावर माइनस T बाय, शायद R सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग। यस सर, R सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग। तो इनिशियली तो करंट सेम आएंगे, हमेशा सेम नहीं होंगे, सेम पॉइंट से चालू करेंगे, ठीक है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो C2 ये है, C1 ये है। अब देखते हैं, तो बॉम्बे चेन्नई एक साथ दो नहीं हो सकते, दिल्ली C1 50%, बॉम्बे दिल्ली टाइम कांस्टेंट से निकालो, बॉम्बे दिल्ली आंसर। चलो 10th का 8th वाले में हीट 0 इसलिए थी ना क्योंकि हम लोग बस स्लोली इंसर्ट कर रहे थे, स्लोली मूव कर रहे हैं। हाँ 10th का बॉम्बे। 10th का ये निकालना पड़ेगा, हमें 2 सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले ये कहाँ था, पहले 1 पे था, 1 पे तो सर्किट हमारा ऐसा था, फिर हमने इसको 2 पे कर दिया, अब सर्किट ऐसा है। क्लास में कराए तो थे ऐसे क्वेश्चन। कितना है, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। तो पहले C इक्विवेलेंट, तो पहले चार्जेस कितने थे सिस्टम पे, तो इसका कितना बनेगा 3/4, 3CV/4, सही है, 3CV/4, तो 15/4, 15/4 टोटल चार्ज। हाँ, और इस 15/4 को ये 10/4, ये 5/4। चलो यहाँ देखें, तो यहाँ पे अब इस तरफ आएगा 15/4, इस पे 10/4, इस पे 5/4। तो बैटरी से कितना गया, क्या कोई दिक्कत है? आपने सीधे कैसे बोल दिया, ओरिएंटेशन क्यों भेज के करना पड़ेगा, क्यों भेज के करना पड़ेगा, क्यों नहीं डायरेक्ट आ गया था, इनिशियली चार्ज है ना, मतलब हर चार्ज है लेकिन उसी सिस्टम से आए। यहाँ देखो टोटल चार्ज 0 है, टोटल 0 है, यहाँ भी टोटल 0 ही बनेगा, तो बाहर से कहीं से चार्ज लेके नहीं आया, मतलब ये कंडीशन हमारी काम कर जाएगी। सही होता है, और क्या, नोट से कर लो, सेम आएगा। सही करा था। अब देखो चार्ज ऑन C1, कौन सा आंसर इसमें 5/4, ये तो बिल्कुल सही है आगरा। चार्ज फ्लो व्हेन स्विच फ्रॉम A to B, तो इस पे कितना था 5/4, 10/4 फ्लो करेगा, 2.5, बिल्कुल सही है। इस पे 5/4 था, अब 10/4 है, तो 15/4 है, तो बॉम्बे भी सही, आगरा भी सही। पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, सही है। हीट प्रोड्यूस इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जितना वर्क डन बाय बैटरी है वही हीट है, दिल्ली भी सही है। बाहर से चार्ज लेके नहीं आया तो ये काम चल जाएगा हमारा, C इक्विवेलेंट वाला। वो कब गड़बड़ होता है, कहीं और से चार्ज लेके आए, जैसे एक सर्किट हमारा ये था,
और ये सर्किट हमारा ये था, और अब हम इसको ऊपर से निकाल के नीचे लगाते हैं। तो चूंकि ऊपर ये चार्ज लेके आया किसी और सर्किट से, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गया। Yes, sir. ठीक है। चलो 11th। इसका चेन्नई वाला सही है क्या? मेरा तो आगरा आ रहा था। सही है, आगरा दिल्ली आ रहा था। S1 is opened, all the batteries are ideal, connecting capacitor C initially uncharged. C uncharged है, बैटरी एक ऊपर है। ओके, देखते हैं। S1 is closed for S2 remains open t equal to 0. S2 को हमने क्लोज किया, S1 को ओपन कर दिया। ओके, तो इनिशियली इस पे चार्ज आ गया होगा कितना, C। ऊपर वाले सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस पे चार्ज कितना बनेगा, CE e to the power minus t by 5RC। ये चार्ज t equal to 0, रीडिंग ऑफ एमीटर CE by 5R। आगरा बिल्कुल सही है। करंट इसका डेरिवेटिव E by 5R e to the power minus t by 5RC। t equal to 0, बॉम्बे बिल्कुल गलत। हीट डेवलप टिल टाइम t is equal to 5RC। हाफ लाइफ में हीट कितनी आएगी, तो कैपेसिटर की एनर्जी पहले इतनी थी, अब एनर्जी इतनी है, आधी। तो एनर्जी हो गई Q² बाय 2C और 1 - 1/4, 3/4, 3/8C। हाँ। और Q की वैल्यू कितनी थी, C। ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पे 3R के थ्रू रेजिस्टेंस सर 3R हीट पूछी है आपने। 3R into 2/5 और कर दो, into 3/5 यार 9/50 बिल्कुल सही। ये टोटल हीट हमने निकाली, इसको रेशियो में बांट दिया। यस सर। चलो D, टाइम t equal to 0, चार्ज ऑन द कैपेसिटर फॉलोज द इक्वेशन CE 5RC। सही है, दिल्ली में। समझ गया ना ये कैसे निकाला, कैपेसिटर की हाफ लाइफ बाद एनर्जी कितनी हो गई, तो ये है लॉस, इसको रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो। चलो 12th। आगरा नहीं होना चाहिए 12th का। हाँ, मैच कर लेते हैं। चार्ज है ना, वो सेम। सही है लग रहा है। at time t equal to 0, the plot of log I against t in R1 and R2 is shown in figure 1 and 2। ओके, तो क्या है, इनिशियली स्टडी स्टेट में है कैपेसिटर, ठीक है, बैटरीज रिमूव्ड और ये है, तो इस पे C1 E1 चार्ज है, तो यहाँ करंट आएगा C1 E1 e to the power minus t by R1 C1। इस पे आएगा C2 E2 e to the power minus t by R2 C2। ये चार्ज आएंगे, करंट निकालना है, तो E1 by R1 e to the power minus t by R1 C1। I2 E2 by R2 C2। अब इनका लॉग, तो log I1 is equal to log of E1 by R1 minus 1 by t by R1 C1। ये बनेगा E2 by R2 minus t by R2 C2। अब देखते हैं तो स्लोप किसका है, 1 का स्लोप ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो 1 by R1 C1 इज मोर देन R2 C2। इंटरसेप्ट सेम है, तो ये वाला टर्म सेम, तो E1 by R1 इक्वल टू E2 by R2। एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन R2 C2 इज मोर देन R1 C1। ये दूसरी इक्वेशन। E1 इक्वल टू 2E2 R1 मस्ट बी इक्वल टू 2R2। आगरा बिल्कुल सही। R1 इक्वल टू R2, तो E1 और E2 बराबर हैं, R1 R2 बराबर हैं, तो C2 इज मोर देन C1। बॉम्बे बिल्कुल सही, चेन्नई बिल्कुल सही, दिल्ली बिल्कुल गलत। ABC। यस सर। फंक्शन निकालो, सॉल्व करो, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे वैसे। चलो 13th 13 हो गया। दो आगरा पैरेलल वाला मान लो। कैसे सही है? आगरा एक वाला आध सही है? क्वेश्चन छोड़ोगे रे कि नहीं?
मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ। आगरा वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, इसका V1 इसका V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इस पे जितना चार्ज आएगा और इस पे जितना चार्ज आएगा, इसमें k गुना चार्ज लेना पड़ेगा। क्या हुआ? आइसोलेटेड कैपेसिटर है ना, पोटेंशियल उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आइसोलेटेड है या नहीं। ये सिंगल प्लेट है, ये सिंगल प्लेट है, क्या भाड़ में गया, दो कैपेसिटर पैरेलल में है, ये तो मानते हो, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। हाँ होगा। और अगर डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। हाँ होगा बिल्कुल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वही इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ आएगा। हाँ बिल्कुल। तो इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे चार्ज कम आएगा। हाँ तो k गुना इस पे चार्ज क्यों कंपेयर करना था। हाँ इस पार्ट में और इस पार्ट में, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है ना, तो इन दोनों पार्ट में इनिशियल वैल्यूज कंपेयर कर रहा था। ठीक है समझ गया। आपस में रेशियो पूछा गया। ठीक है समझ गया। 14 आ गया। हाँ चले ये क्या पूछा, क्या है इसमें? द वोल्ट में एज सून एज, ओके, स्टडी स्टेट में और इनिशियल। और सर्किट देख बताना है? नहीं बताना। चलो अगला चले आसान सा क्वेश्चन है। 19 इसके सेकंड का क्यूब भी होगा ना? बॉम्बे का क्यूब भी होगा। देखता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लोली इंसर्टेड इनसाइड आइसोलेटेड चार्ज प्लेट कैपेसिटर टू कंप्लीटली फिल द स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस इन द प्रोसेस। डिक्रीज हो जाएगा, P तो गलत है बॉम्बे का, ये डिक्रीज होगा, ये गलत है। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं ये गलत है। ठीक है, Q/C घट जाएगा। टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस, नहीं टोटल एनर्जी क्या है, Q²/2C डिक्रीजेस, तो ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये तो से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो सही है ना। तो आंसर QST आ रहा है। बाकी सही है। चलो सर एक बार 18 का ग्राफ क्यों 18 के ग्राफ में क्या है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यही हो रहा है सर। आंकड़ा चल, ये बढ़ता थोड़ी जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तो वही है ना C। आगरा चेन्नई में, एक मिनट, नहीं सर बढ़ेगा, एक बार चार्ज हो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो बराबर टाइम के लिए कर रहा है, फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है एक्चुअली। हाँ, तो पहले कितने टाइम के लिए? हाफ लाइफ के लिए, यही है ना? नहीं, मीन लाइफ के लिए। कैपेसिटर इज इनिशियली कीज एट t equal to 0, द सेकंड की इज पुश टू पोजीशन 2, तो ये यहाँ आ गया, तो CE1 - 1/E आ गया। अब इसके बाद इसको ऐसे किया तो ये 1/E टाइम्स और हो जाएगा, तो CE1 - E का 1/E बचेगा। ठीक, फिर हम बढ़ाएंगे E के लिए, तो अब ये कहाँ तक जाएगा? तो ये बनेगा CE - CE1 - 1/E का 1/E का 1 - 1/E, ये बनेगा प्लस ओरिजिनल। हाँ बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, अभी से पता चल गया। वैल्यू निकाल के चेक किया। हाँ ओके सर, वैल्यू निकाल के चेक किया। वैसे शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें परसेंटेज वो 33 और 67, वो 63% ये हमें पता है ना, हम उससे अंदाज लगा सकते थे। सही बात है कि इसको कितना बढ़ना था। मान लो ये CE तक जाना था, ये उसका 60% तक पहुंचा,
0.6 ले लेते हैं सहूलियत के लिए, है ना। अब इसको कितना घटा अब ये, तो जो टोटल जितना घटना था उसका 60% हाफ लाइफ में 60% घट गया, 1.8। ठीक है, तो इसका 60% मतलब 0.36 के करीब है। आगे समझ में। अब कितना बढ़ना था उसका 60% बढ़ेगा, तो इसका 60% समझ गए इस लेंथ का। तो 2 के बाद निकाल लो, वहीं पता चल जाएगा कि क्या आएगा। इवेंचुअली फुल्ली चार्ज हो जाएगा शायद, है ना। हाँ 20 चलो 20 का जो फोर्थ वाला है यस इसका 1 भी होगा ना। 3 plates each having same area, charge on first plate -q, second plate q, third uncharged. q minus q, third uncharged. Now switch is closed. अब हमने इस स्विच को इससे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आउटर सरफेसेस पे तो सब पे 0 ही है, तो अगर हमने कर दिया तो इससे एक चार्ज q फ्लो कर गया, तो इस पे q माइनस q बचा, इस पे q आया, क्लियर। इस पे -q आया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 करना है सिस्टम का, मतलब E इंटू डी। तो इस पे E इधर, इस पे E इधर, डिस्टेंसेस बराबर है, तो E1 D1 और E2 D2 ये करना है। E1 है Q माइनस Q प्लस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। वो कितना है Q माइनस माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। सब कट गया, तो Q इक्वल टू Q बाय 2। ये और बाय सिमेट्री ये हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, ऐसा ही होगा। यस क्योंकि अब ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है ना, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। और कोई दिक्कत? एनर्जी तो चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, चेंज बिल्कुल चेंज हुई है। पहले एनर्जी सिर्फ इसमें थी, तो पहले Q²/2c थी, अब सिर्फ आधी आधी बची। तो यहाँ अगर इसको E लूं तो E/4 और E/4 एनर्जी आधी हो गई नेट। यस सर बिल्कुल। तो वैसे भी चार्ज फ्लो करेगा तो हीट तो निकलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा था प्लेट कंबाइन करते तो हीट लॉस होने का। कहाँ है आगरा? ये तो सब E1 और E2 का रेशो है ना, एनर्जी का रेशो है ना। E1 और E2 एनर्जी है ना, वो एनर्जी है। हाँ तो 1/2 आएगा। हाँ E1 की वैल्यू आएगी 2 E। हाँ E1 क्या है? इनिशियल आंसर दे रहे। E1 इनिशियल एनर्जी। हाँ 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 तो 2 आ रहा है ना रेशियो। इसमें सिंगल आंसर दिए, मल्टीपल आ रहे थे। मल्टीपल पहले वाले का भी 3 आ रहा था, पहले वाले का 2 और 3। हाँ 2 और 3 नहीं, ये कोड वाइज थे, तो तुम्हें सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा कोड सही है। मैंने कोड हटा दिया, हमारे से ज्यादा कोड ही नहीं मिला था, कोड ही नहीं मिला। एक से ज्यादा आएंगे तो आंसर। हाँ इससे ज्यादा ही है, एक से ज्यादा आएंगे। तो पहले का आंसर क्या है? वाले में फोर्स का कैसे देखा? फोर्स तो चार्जेस F1 फोर्स बिटवीन 1 and 3। तो 1 और 3 अगर इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू Q2 ये फोर्स है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका चार्ज। नहीं, इसमें हम जो P वाला है ना, उसमें बीच वाले को उधर कर रहे हैं 3D/2 राइटवर्ड्स। तो फिर उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधे सीधे पहले सिमेट्री थी। हाँ पहले सिमेट्री थी, तो इस पे Q, इस पे -Q/2, इस पे -Q/2 ये था। हाँ अब फाइनली हमने इसका 3D/2 कर दिया, इसका ये कर दिया, और सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो इसका कैपेसिटेंस तो उतना ही रहा, तो इस पे तो चार्ज वही रहेगा -Q/2 जितना भी आ रहा था। लेकिन इस पे कैपेसिटेंस हमने 3 गुना कम कर दिया, तो Q/6 आएगा।
कैपेसिटेंस 3 गुना कम कर दी, नहीं 3D/2 है, ये D/2 ये भी कम कर दिया। ओके, तो इस पे चार्ज डबल आ जाएगा, इस पे चार्ज डबल आ जाएगा और इस पे 2/3 आ जाएगा, ये होगा। ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस पहले दोनों के C और C थे, अब इसका हाँ। कैपेसिटेंस 2C है और इसका कैपेसिटेंस 2C/3 है। तो पहले जो चार्जेस आ रहे थे, चार्ज हम चाहें तो Q ही लिख लेते हैं, पहले कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं इसको। तो पैरेलल में है कैपेसिटर, तो इस पे अगर चार्ज Q था तो इस पे भी चार्ज Q था। अब इस पे चार्ज 2Q है तो इस पे चार्ज 2Q/3 है। सेंटर वाले पे चार्ज बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा, तो बेहतर है इन पे माइनस लगाओ और बीच वाले पे प्लस आएगा, जितना चाहिए। इस पे 2Q पूछा नहीं शायद ये, इस पे इन दोनों का समेशन 8Q/3। E1 क्या है? इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स इनिशियली। तो इनिशियली एनर्जी हाफ C इक्विवेलेंट 2C/v²। अब हाफ C इक्विवेलेंट 2C + 2C/3 v²। तो पहले एनर्जी CV² थी, अब एनर्जी 4CV²/3 बढ़ गई। तो पहले का E1/E2 का आंसर आया 3/4 और फोर्स का प्रोडक्ट 4/3। फोर्स का रेशो आया F1/F2 3/4। ये आंसर है पहले। अब निकाल लो सब ऐसे ही तो क्वेश्चन, C इक्विवेलेंट से निकाल लो सभी क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी ये देखो बैटरी इंडिपेंडेंटली दोनों से कनेक्टेड, क्यों में देखो सेम है। तो एनर्जी हाफ C इक्विवेलेंट v² से निकाल लो। पहले C इक्विवेलेंट कितना था, अब कितना? चलो सब्जेक्टिव एस में क्या दिक्कत है? चलो 21 22 चले 23 24 चले कौन सा? टॉ निकालना उसमें तो बस। करंट एंड R3 एट T, तो टॉ निकालना है, कैपेसिटर को खोल के टॉ निकाल दो। बैटरी को या इनिशियल फाइनल वाली जो गाड़ी यूज कर लो। हाँ ठीक है। ये T = 0 पे निकालो, T = 0 पे इसका करंट निकालो I1, T = इन्फिनिटी पे इसका निकालो करंट I2। तो इनिशियल प्लस चेंज 1 - e⁻ t/τ। और टॉ निकालने के लिए कैपेसिटर को ओपन करो और बैटरी को शॉर्ट करो, तो R इक्विवेलेंट बनेगा ये 3R/2। ठीक, तो 3/2 आया तो 5 बन गया। 24 नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी AC भी है। देखता हूँ, तो आज मैं दे रहा हूँ करंट का, ठीक है। सर जो हम डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेते थे वो इंसुलेटर होता था ना? क्यों? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही है, हाँ ठीक। यहाँ पे ये इंड्यूस सर सर क्वेश्चन नंबर 14 में एक अप्रोच पूछना था। हाँ बोलो। इन्होंने इनका सॉल्यूशन देखा था तो उन्होंने सीधे एक पे V और एक पे 2V मान लिया था चेन्नई बॉम्बे ऑप्शन के लिए। क्यों? एक बार इनिशियली पूछा होगा, एक बार स्टडी स्टेट में पूछा होगा। नहीं सर, उन्होंने टाइम LN2 पे भी पूछा हुआ क्वेश्चन। टाइम LN2 पे तो वोल्ट मीटर है ना, इंडिपेंडेंट सर्किट है दोनों। इंडिपेंडेंट है क्यों? कहाँ है रेजिस्टेंस? ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऊपर का सर्किट अलग हो गया, नीचे का सर्किट अलग हो गया, ये ऐसे बन गया ना। यस सर। इंडिपेंडेंट आंसर लिख लेंगे ना हम दोनों को।
आप बॉम्बे ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना? मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी टाइम पे पूछा होगा तो इंडिपेंडेंट सर्किट है, हम अलग से आंसर निकाल सकते हैं, इसका वोल्टेज अलग लिख सकते हैं, इसका वोल्टेज अलग लिख सकते हैं। हाँ हाँ। तो V1 और V2 भी निकाल सकते हैं हम किसी भी टाइम पे। अच्छा ठीक है, वोल्ट मीटर को हमने इनफिनिट रेजिस्टेंस का, ठीक है सही। आइडियल है ना? आइडियल है, ठीक। तो नेक्स्ट शीट आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर एक कंडक्टर्स विद कैविटी में डाउट था। अभी भी कंडक्टर चल रहा है? हाँ बोलो। सर उसमें एक क्वेश्चन था, एक बाहर कंडक्टर बना था और उसके अंदर दो कैविटी थी, एक में चार्ज Q1 रखा था और दूसरे में Q2 रखा था। हाँ तो उसमें पूछा था कि और हाँ बस, और F net on Q1 पूछा था ड्यू टू कंडक्टर। हाँ, तो इस Q2 के असर सर को कौन काटेगा? Q2 के असर को काटेगा तो आएगा बिल्कुल इस पे। तो ये सर आपने F कहा ड्यू था Q1 और ये F है ड्यू टू कंडक्टर। कट गया, हो गई शील्डिंग। हाँ सर, तो आपने Q1 पे Q2 और कंडक्टर का असर लिया था, तो मतलब Q1 पे कंडक्टर की वजह से निकालने के लिए डायरेक्ट कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते? कैसे निकाल पाओगे कंडक्टर का? कैसे निकाल लोगे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे निकालोगे? वैसे रियलिटी ये है कि ऐसा आएगा, ये दोनों बराबर आएंगे, है ना? तो S1 S2 S3, तो F ड्यू टू S2 F ड्यू टू S3 F ड्यू टू S1 F ड्यू टू Q2 मिलके 0 है, लेकिन S3 अपने आप में 0 है, S1 अपने आप में 0 है। तो दरअसल ये दोनों आपस में कट गए और ये तीनों मिलके कंडक्टर। ठीक, ओके सर। तो करंट वाली शीट करनी है, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद, है ना? चलो बाय बच्चों। बाय सर। सर एक चीज पूछनी थी Bye, कि sir. आपने जो डिवीजन शेड्यूल है, क्या? हेलो सर, आपने जो डिवीजन शेड्यूल है उसमें वेव मतलब ऑप्टिक्स और एटॉमिक नहीं दिया, तो वो खुद से कर लेना चाहिए। एटॉमिक की पहले दे चुका हूँ। ऑप्टिक्स मेंशन नहीं था, रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स नहीं होगा, हाँ रे ऑप्टिक्स मेंशन नहीं है। रे ऑप्टिक्स नहीं था। हाँ ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। नहीं मैं बोलूंगा मॉडर्न फिजिक्स करा चुका हूँ, मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर पहले हो चुका है तुम्हारा, है ना? वो मैं बोलूंगा जब करना है ना। उसमें कार्बन डेटिंग वाला उसको ध्यान रखना। नहीं फॉर्मूले कुछ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो। ठीक।